नमस्कार, ये बीए भाग तृतीय इतिहास की कक्षा है। आज हम बात कर रहे हैं रूसी क्रांति की। 1917 की जो रूसी क्रांति है ये आपके कोर्स में है। ये वह क्रांति है जिसका असर भी था, ज़्यादा प्रभावशाली रही अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए भी। इतिहासकार इसकी तुलना फ्रांस की क्रांति से भी करते हैं, क्योंकि इस क्रांति के फलस्वरूप एक नवीन सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती है। इससे पहले रूस में ज़ार, वहाँ के शासक को कहते थे ज़ार। तो यहाँ पे ज़ार का शासन था जो स्वेच्छाकारी था। इस क्रांति के फलस्वरूप उस स्वेच्छाकारी शासन का अंत कर दिया गया। कुलीनों, पूंजीपतियों और ज़मींदारों का प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया और जनसाधारण यानी आम लोग, मजदूर और किसानों के हाथों में सत्ता सौंप दी गई। इस क्रांति से विश्व में एक नई विचारधारा पैदा होती है जिसे कहा जाता है साम्यवाद या कम्युनिज्म। समाजवाद, सोशलिज्म का ही एक उग्र रूप है कम्युनिज्म, साम्यवाद। साम्यवाद का जन्म हुआ है। साम्यवादियों की धारणा थी कि जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति ने राजतंत्र को वहाँ समाप्त कर दिया था, उसी तरह ये जो साम्यवादी विचारधारा है ये पूंजीवाद का उन्मूलन कर देगी और किसानों और मजदूरों की सत्ता को स्थापित करेगी। इस क्रांति ने रूस में एक नवीन या नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करके विश्व को एक बहुत बड़ा शॉक दिया था। इस क्रांति के क्या कारण रहे? इससे पहले, इस क्रांति से पहले रूस में निरंकुश शासन पद्धति थी। यहाँ के सभी शासक निरंकुश रहे थे और निकोलस द्वितीय ये जब शासक बनता है तब ये कहता है कि मैं अपने पिता की शासन व्यवस्था को ही आगे बढ़ाऊंगा। इसकी पत्नी थी ज़रीना, जो भी स्वेच्छाकारी थी। 1905 की क्रांति के उपरांत निकोलस ने ड्यूमा का अधिवेशन बुलाया और क्रांति के वातावरण को शांत किया, परंतु उसका एक मंत्री था स्टोलिपिन। इसने इसी प्रतिक्रियावादी शासन को पुनः स्थापित किया। रास्पुटिन, ज़रीना का विवाह जब हुआ तब वह अपने साथ रास्पुटिन एक पुजारी या एक धार्मिक गुरु, इनको भी अपने साथ लेके आई थी। रास्पुटिन का शासन पर बहुत प्रभाव था। ये जो रास्पुटिन थे ये भी प्रतिक्रियावादी थे, इस कारण शासन प्रतिक्रियावादी रहा। शासकों की अयोग्यता, इनमें से कोई भी शासक ऐसा नहीं था जो निरंकुश रहकर भी प्रभावशाली हो, जिसको जनता स्वीकार कर ले। इनकी असफल रही विदेश नीति। बर्लिन कांग्रेस में रूस का अपमान होता है। 1905 में ये जापान से परास्त हो जाते हैं। रूसीकरण की नीति, ये यहाँ पर हर जगह आसपास ये रूसीकरण, हर किसी को हर दूसरे जगह को अपने अधिकार में ले लेने की कोशिश करते थे। हर जगह का रूसीकरण करना चाहते थे। जैसे इन्होंने यहूदियों को नाराज़ कर दिया, फिनलैंड को हड़पा, पोलैंड भी इसी कारण नाराज़ था। यहूदियों पर अत्याचार करके यहूदियों को तो निष्कासित ही कर दिया, जिससे बाद में रूस की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। आर्मीनियनों के साथ अत्याचार किया और राज्य का उनको विरोधी बना दिया। किर्गिज़ और उज़्बेक, इन दो जातियों ने विद्रोह कर दिया इसी कारण। 1905 में जॉर्जिया, पोलैंड और बाल्टिक प्रांतों में भयानक विद्रोह हुए इसी कारण। ड्यूमा की घोषणा, 1905 की जो क्रांति हुई थी इसके बाद निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा की घोषणा करी थी, लेकिन संवैधानिक सुधार जो उसने बताए वह करने के लिए तत्पर नहीं था। निर्वाचन क्षेत्र को सीमित रखा गया और निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से रखा गया। श्रमिक और किसानों को उसमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं था। इसकी घोषणा करके वे निरंतर अधिवेशन तो बुलाते थे, लेकिन
फिर भी आम लोग जो थे, रूस के मज़दूर, किसान, ये इससे संतुष्ट नहीं हो पाते थे। ड्यूमा को रक्षा और वैदेशिक मामलों में विचार करने का अधिकार ही नहीं था। 1912 में चौथी ड्यूमा का चुनाव हुआ। इसमें 93% लोग पूंजीवाद के समर्थक आ गए और वे भी जनता के सही प्रतिनिधि नहीं थे। इस कारण ड्यूमा की घोषणा होना ही क्रांति का एक कारण बन गया। कृषक असंतोष। रूस में दीर्घकाल से गंभीर रूप से कृषि संकटग्रस्त थी। सरकार ने लगान व्यवस्था में कुछ सुधार किया, परंतु इससे ग्रामीण जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। 1861 में दासों को मुक्त किया गया, लेकिन इनकी जो भूदास प्रथा थी उसके अवशेष अभी भी हावी थे। कृषि के तरीके पुराने थे। 1910 में 1 करोड़ 10 लाख हल लकड़ी के थे, यानी वो बहुत अधिक उपज पैदा करने में कामयाब नहीं रहे होंगे। इधर निकोलस किसानों का हित ना विचार कर अपने वर्ग का ही भला करना चाहता था। जो मंत्री था, प्रधानमंत्री स्टोलिपिन, उसने कुछ सुधारों की योजना बनाई, लेकिन फिर भी इससे बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, तो कृषकों में असंतोष बना रहा। प्रथम विश्व युद्ध। युद्ध के आरंभ में रूस की सेनाओं को विजय अवश्य मिली, परंतु शीघ्र ही वे पराजय देखने लग गए। यहाँ के सैनिक व्यर्थ में अपनी प्राण गंवाने लग गए। अगर युद्ध में खाद्य सामग्री भेजी जाती थी तो यहाँ पर रूस में, देश में खाद्य सामग्री का अभाव हो जाता था। कच्चे माल का आयात बंद सा हो गया। इसके अलावा युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों की सेनाएं भी रूस की भूमि पर थीं, जो वहाँ के निवासियों को सहन नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध ने रूस की जनता के सामने क्रांति का उपयुक्त अवसर प्रदान कर दिया, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि क्रांतियों के कारण रूसी साम्राज्य की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में क्रांति के जो गुण थे, क्रांति के कारक जो थे, वो पहले ही विद्यमान थे, लेकिन युद्ध ने इस क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया था। इस कारण कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने क्रांति का सूत्रपात किया। रासपुटिन का प्रभाव। 1905 की जो क्रांति हुई थी उसके लिए तो वह उत्तरदायी था ही। 1917 की क्रांति में भी उसकी भूमिका थी। ज़ार उसे मैन ऑफ गॉड, भगवान का भेजा हुआ आदमी कहते थे। राजा और रानी को यह विश्वास था कि वह उसके पुत्र की खून की बीमारी दूर कर देगा, अतः वे उसके अंधे भक्त बने हुए थे। 1915 में जब ज़ार युद्ध के मोर्चे पर चला गया तो एक तरह से शासन साम्राज्ञी ज़रीना पर छोड़ गया और ज़रीना पूरी तरह से रासपुटिन के प्रभाव में थी। इस तरह से वह अनुदार व्यक्ति, प्रतिक्रियावादी व्यक्ति शासन करता रहा और उसने अराजकता फैला दी। जनता अब उसके हर शासन को, हर कर को सहन करने के लिए तैयार नहीं थी। 1916 में प्रिंस यूसुपाव ने उसकी हत्या कर दी और क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। समाजवाद का प्रसार। बुद्धिजीवियों की प्रेरणा से रूस में समाजवादी आंदोलन शुरू हो गए। हर्जेन इन आंदोलनों का प्रमुख प्रणेता था। यहाँ के समाजवादियों के विचार कार्ल मार्क्स से प्रभावित होने लग गए और क्रांति के विचारों का रूप धारण करने लगे। 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना हुई। यह दल सर्वहारा वर्ग को क्रांति की आत्मा मानता था। 1903 में सोशल डेमोक्रेटिक दल जो था ये 2 भागों में विभक्त हो गया, बोल्शेविक और मेनशेविक। बोल्शेविक दल का नेता था लेनिन, जो केंद्रीय संगठन, कठोर अनुशासन, इसमें विश्वास रखता था और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित करना चाहता था। क्रांतिकारी योग्य नेताओं का आविर्भाव। रूस की क्रांति का श्रेय लेनिन, ट्रोट्स्की, स्टालिन आदि को दिया जाता है, जो कि बहुत ही संकल्प शक्ति वाले, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले,
काबिल नेता थे। ये अच्छे राजनीतिक विचारक होने के साथ साथ व्यावहारिक और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। लेनिन के लिए कहा जाता है कि देशभक्ति उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। औद्योगिक विकास व श्रमिक असंतोष। 19वीं शताब्दी के अंत से ही रूस में तीव्र गति से औद्योगिक विकास होने लगा था। तेल, चीनी, सूत, इनके उद्योगों में वृद्धि हुई थी। रूस के औद्योगिकीकरण का स्वरूप यूरोप से भिन्न था, क्योंकि रूस के उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण था। वनों का 60% भी सरकार के नियंत्रण में था। रूसी उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश इतना अधिक था कि रूस के उद्योग स्वावलंबी नहीं बन सकते थे। गांव से 40 लाख लोग शहर में आकर कारखानों में अपनी जीविका कमाने लग गए थे। श्रमिकों को 12 से 18 घंटे काम करना पड़ता था। उनको बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, तो वो आपस में संगठित होने लग गए, राजनीतिक संगठनों की शरण में जाने लग गए। साम्यवादी नेता तो पहले से ही मजदूरों और किसानियों की सरकार बनाना चाहते थे, इसलिए अब उनको लोग भी मिल गए। साम्यवादी किसानों के साथ साथ मजदूरों को भी उनके मालिक व सरकार के विरुद्ध वे तैयार करने लग गए। यही कारण था युद्ध के समय भी, ये प्रथम विश्व युद्ध इस समय चल रहा था जब 1917 की क्रांति होती है, तब उन्होंने उसी समय ये हड़ताल होती है, उसी समय यह आंदोलन होता है, एक क्रांति होती है और ज़ार को सत्ता छोड़ने पर विवश किया जाता है।